बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के 4 ही मौसम है, लेकिन पिछले चंद सालों से पंजाब में एक नापसंदीदा मौसम का इजाफा हो चुका है और वो है स्मॉग। पंजाब में पिछले चंद दिनों से स्मॉग में इस हद तक इजाफा हुआ है कि शहरियों का सांस लेना तक महाल हो चुका है। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा और शायद ही लाहौर में कोई एक ऐसा घर हो जहां पर आंख, नाक और गले में जलन की बीमारी मौजूद ना हो। हुकूमत पंजाब की जानिब से ग्रीन लॉकडाउन का नफाज तो किया गया है, ताहम आज लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक कंट्रोल करने में हुकूमती महकमों को नाकाम करार दिया। एक तरफ पंजाब के शहरियों का स्मोक से जीना मुहाल हुआ पड़ा है, तो दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जनीवा में है। चले, वज़ीर आला पंजाब तो अपने इलाज के लिए वहां पर मौजूद है, मगर मरियम औरंगजेब और चीफ सेक्रेटरी वहां पर क्या कर रहे हैं, ये एक अहम सवाल है। कोशिश करेंगे इसका जवाब आज हमें मिल जाए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया कि आखिर चीफ सेक्रेटरी की गैर मौजूदगी में ये सूबा चल कैसे रहा है। स्मोक की रोकथाम के लिए हुकूमती तरजीहात हैं क्या, किन इक़दामात की जरूरत है, इस पर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में गुफ्तगू होगी। इसके अलावा नवंबर में सियासी दर्जे हरारत में एक मरतबा फिर खासा इजाफा हो चुका है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने फिर से सड़कों पर आने की तैयारी कर ली है। तहम एहतजाज की फाइनल कॉल बानी पीटीआई ही देंगे, मगर एहतजाज नवंबर में ही होगा, ये जरूर कहा गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुताबिक इस बार हतमी और फैसला कुन एहतजाज होगा और हम उस वक्त तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक बानी पीटीआई रहा नहीं हो जाएंगे। आज के प्रोग्राम में अपने माहिरीन से यह भी जानेंगे कि तगड़ी कानून साजी के बावजूद हुकूमत तो अपने आप को तगड़ा महसूस कर रही है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ उसको टफ टाइम दे पाएगी और क्या जुल्से जुलूसों और एहतजाज से बानी पीटीआई रहा हो जाएंगे या फिर मुज़ाकरात की बेस पर ही कोई रास्ता निकलेगा। इसके अलावा सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराह इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत इख्तियार की है। इसके आउटकम्स क्या होंगे, इस पर भी अपने एक्सपर्ट्स की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। इस पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी तज़किया रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब, राना मुबशिर साहब और स्मोक के हवाले से बिलखुसूस हम बात करेंगे तर्जुमान बराए महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब साजिद बशीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि अब तक किस किस्म के हिफाजती इक़दामात उठाए गए हैं स्मोक के तदारक के लिए, इसके खात्मे के लिए, क्योंकि इसका हासिल वसूल अभी तक हम लाहौरियों को तो नजर नहीं आ रहा। देखिए, इसके अंदर मैं आपको पहले एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है स्मोक जो अकेला है वो इदारा माहौलियात की डोमेन या उसके अंडर नहीं आता। इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन शामिल है। अगर आप कहें कि स्मोक किसी एक इदारे ने कंट्रोल करना है तो वो बात गलत है। अच्छा। इसमें ट्रांसपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है, इसमें एग्रीकल्चर, जिसमें स्टबल को देखना होता है, एनर्जी सेक्टर है, जिसमें कोल प्लांट्स हैं, फिर इसके अंदर ट्रांसबाउंड्री जो स्मोक एलिमेंट है, जो माइग्रेटरी स्मोक है, सारे एलिमेंट शामिल हैं। तो क्या साजिद बशीर साहब ये तमाम इदारे तहफ़्फ़ुज़े माहौलियात के महकमे को रिपोर्ट नहीं करते या उनके मातहत नहीं है? मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए भी जानना चाह रही हूँ। नहीं, बेसिकली ये सारे इंडिपेंडेंटली अपने अपने डोमेन में करते हैं। हम लोगों ने इस दफा पहली बार एक स्मोक वॉर रूम क्रिएट किया है, जो कि एनवायरमेंट हेड ऑफिस के अंदर है और इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं। अब अगर हमें सैटेलाइट पे अगर कोई फायर एनॉमली मिलती है, हमें हीट इंडिकेशन मिलती है कि कहीं शबल बर्निंग हो रही है, तो एग्रीकल्चर का ऑफिस भी हमारे उस स्मोक वॉर रूम का हिस्सा है। अच्छा। तो वो फौरन वहां से अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट की जहां भी वो फायर एनॉमली क्रिएट हुई वहां बता देता कंट्रोल रूम में कि आप इसके ऊपर फौरन स्क्वाड से मूव करें। फिर अगर आप इंडस्ट्री की हद तक बात करें तो हम लोगों ने मार्च के अंदर ही लॉकडाउन स्टार्ट किया था, हमने स्मोक आने का वेट नहीं किया। अच्छा। मार्च के तकरीबन हम 700 के करीब ईंटों के भट्टे डिमोलिश कर चुके हैं। ठीक है। और 200 के करीब पहली बार इंडस्ट्री डिमोलिश कर चुके हैं। हम नहीं चाहते कि हम किसी का कारोबार खत्म करें या किसी के कारोबार को नुकसान पहुंचाएं, मगर पब्लिक की जब सेफ्टी या सेहत की बात आएगी तो फिर हमें इस तरह के एक्शन लेना पड़ते हैं। तो सर, पब्लिक सेफ्टी में तालीमी इदारों को भी बंद किया गया है। मुझे ये बताएगा तालीमी इदारे कब से धुआं छोड़ने लग गए, क्योंकि अगर इसके मुतबादिल कोई इक़दाम उठाए जाएं तो वो ज्यादा बेहतर ना होंगे? अच्छा, आपका ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तालीमी इदारे बिल्कुल धुआं नहीं छोड़ते, मगर सुबह के टाइम में जब बच्चे जिन गाड़ियों के ऊपर ट्रेवल करते हैं वो गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। और देखिए, नोटिस किया होगा कि स्कूल टाइमिंग में सुबह के टाइम भी और दोपहर में जब छुट्टी, ट्रैफिक का मैक्सिमम कंजेशन होता है। और लाहौर में आपको पता है कि जो अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, हमने शायद उसको वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर भी स्कूल बने हुए हैं, ऐसे रोड पे भी स्कूल बने हुए हैं कि जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। अल्टीमेटली क्या है, ट्रैफिक कंजेशन होता है और वो ट्रैफिक कंजेशन जो है वो स्मोक के अंदर मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है। तो उस
ٹرانسپورٹ کے ایلیمنٹ کو صرف کنٹرول کرنے کے لیے پیکا کے اندر جو ہے یہ اقدام اٹھایا گیا تھا، اور دوسرا بچے جو ہیں یا بزرگ جو ہیں ان کو پلمونری سے بچانے کے لیے یہ اقدام اٹھایا گیا. اور یہ بات درست نہیں ہے کہ بچے جو ہیں ایجوکیشن ادارے جو ہیں وہ دھواں چھوڑتے ہیں. چلیں ساجد بشیر صاحب، اس پہ تو آپ نے اپنی ٹیک دے دی، لیکن مجھے یہ 2 سوالوں کے جواب آپ نے دینے، یہ میرے خود کے بھی ہیں اور آج لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کی طرف سے بھی پوچھے جا رہے تھے. منسٹر صاحبہ کہاں ہیں؟ وہ دکھائی نہیں دے رہی، شاید آپ کو اس کا جواب معلوم ہو. بیسیکلی دیکھتے ہیں ادارہ ماحولیات پنجاب کا ترجمان ہوں، جو میڈم منسٹر ہیں ان کے ترجمان علیحدہ ہیں ڈی سی پی آر سے. تو پھر ان کی عدم موجودگی میں مجھے آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ چیف سیکرٹری پنجاب بھی یہاں پر نہیں ہے، ان تمام تر انتظامات کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ میڈم سیکرٹری انوائرمنٹ جو ڈی سی انوائرمنٹ ہے دونوں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں، اور وہ آلریڈی اپنی لیڈرشپ کے اندر یہ سارا کام کروا رہے ہیں. اور آپ نے شاید دیکھا بھی ہوگا میڈیا کے اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ ڈیلی کی بیس کے اوپر ہمارا کوئی نہ کوئی ڈائریکٹو دیکھ رہے ہوں گے چینلز کے اوپر. آج جو ہم نے ایشو کیا اس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے جو اوور آل مارکیٹ کا ٹائم تھا، ایئر پیوریفائرز کا، گرین لاک ڈاؤن کا، اور دوسرے فیلڈ کے اندر میکسیمم وزٹس ہو رہے ہیں. ان اسکواڈ 5 تو انہیں کہتے ہیں، مگر اس کے علاوہ سرپرائز وزٹس ہو رہے ہیں. اب میں کل دریا کنارے ٹرالیز کا ہم نے ایک ایس او پی پاس کیا تھا کہ انکورڈ وہ ٹرالیز سٹی کی روڈ موو نہیں کریں گی، کیونکہ وہ جہاں پھینکتے چلتے ہیں. تو ان کی رات 3 بجے تک ہم لوگوں نے سارا ان کو چیک کیا. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائزنگلی وزٹ ہو رہے ہیں، لیکن میں بھی انہی لاہور کے راستوں سے گزرتی ہوں، میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کوئی سرپرائزنگلی وزٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا، ترجمان تحفظ ماحولیات پنجاب حضرت ساجد بشیر صاحب. اور ان کے جواب سے میں تو مطمئن نہیں ہوئی. لاہور کے شہری آپ بھی ہیں رضوان رضی صاحب، مجھے بتا دیجیے گا ان کے جواب چھوڑیں جو حکومت نے اقدامات اٹھائے ابھی تک، آپ کو لگ رہا ہے کہ لاہوری اس سے مطمئن ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو ہم نے جو اقدامات کیے ہیں ان اقدامات یا ان سے ہم نے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی ہے. پہلے ہم نے کہا کہ جناب دیکھیے لاہور میں سب سے زیادہ جو پولوشن نوٹ کی گئی ہے وہ ڈی ایچ اے کے سیکٹر 8 میں کی گئی ہے، وہ تو جناب بی آر بی کے پاس ہے اور وہ پرلی طرف سے آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پرلی طرف سے سموگ آئی ہے تو ادھر بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا. ان کا جو انڈیکس ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. میں یہ امرتسر والوں کی بات کر رہا ہوں اور ہمارا بہت خراب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور بات ہے. دوسرا کہا گیا کہ یہ بھارت سے آئی ہے تو ملتان بھی پہنچ گئی اور فیصل آباد بھی پہنچ گئی. یہ دونوں جو شہر کب سے بھارت کے بارڈر پہ منتقل کر دیے ہم نے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے سموگ بڑی محنت سے پیدا کیا. لاہور کے اندر جتنے بھی درخت لگے ہیں، اگر میں پچھلے 30 سال کی بات کروں، ان میں سے کوئی درخت قدآور درخت نہیں ہے، ڈیکوریشن والے درخت لگے ہیں. لاہور سوائے باغ جناح اگر ہم چلے جائیں تو اس کے وہ تو پرانے ہیں، نظر آ جاتے ہیں. وہ تو 150 سال پرانے درخت ہیں. وہ پرانے اگر کہیں بچ گئے ہیں تو ٹھیک ہے. لاہور میں جو نئے درخت ہم نے لگائے ہیں، یا تو وہ صحرائی علاقوں کے درخت لا کے ہم نے کھجوریں لگا دی ہیں، اور وہ جو نیم اور بیری اور یہ سارے پیپل کے جو درخت ٹریڈیشنلی ہوتے تھے وہ نہیں ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہم نے لاہور سے فوارے ختم کیے ہیں، اور فواروں کی جگہ کے اوپر واہیات قسم کی آبشاریں جو ہیں، جو پانی اوپر سے ڈلوان پہ بہتا ہوا نیچے آتا ہے. فوارہ جب ہوا کے اندر پانی سپرنکل کرتا تھا تو ہوا کو صاف کرتا تھا. اب آپ دیکھیے میرا بھی گلا آج صاف نہیں ہے. بالکل سر، ہر گھر کی یہی صورتحال ہے، ہر گھر میں ہر فرد کی یہی صورتحال ہے. اب یہ ساری حماقتیں کرنے کے بعد اب اگر ہم یہ سموگ اٹھا کے انڈیا کے گلے ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بڑی بددیانتی کوئی نہیں ہوگی. صحیح. رانا مبشر صاحب، ابھی پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ پر میں گفتگو کر رہے تو آپ نے کہا کہ ذرا اب اسلام آباد میں بھی کچھ صورتحال ایسے ہی ہے، جیسے ابھی رضوان رضی صاحب نے بڑے بہترین انداز میں کہا کہ ملتان اور فیصل آباد کے بارڈر تو نہیں لگتے نا انڈین پنجاب کے ساتھ. اسی طریقے سے اسلام آباد کا بھی کوئی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خطہ جڑتا ہو وہاں کے ساتھ. سر، ہمارے خود کے جنریٹ کیے ہوئے مسائل ہیں لیکن قابو پانا بھی بہت ضروری ہو چکا ہے. میرا سوال ان سے تھا ساجد بشیر صاحب سے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جہاں صوبے میں ہنگامی طور پر ایمرجنسی کا نفاذ عمل میں لایا جانا چاہیے، وہاں پر نہ ہمیں چیف سیکرٹری پنجاب نظر آ رہے ہیں، نہ ہی ہمیں وہاں پر تحفظ برائے ماحولیات کی وزیر نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں، بیسیکلی رضی صاحب سے میں پارشلی ایگری کرتا ہوں، اور میں یہ 3 پرون اسٹریٹجی جو ہے وہ لے کے چلنی پڑے گی. یہ دن کے حساب سے دن ٹپاؤ والی جڑی گل ہوندی ہے نا کہ دن ٹپا لو، جڑا فیز آیا ہوا ہے اس نو ٹپا لو، اگے دیکھاں گے، وہ نہیں چل سکتا.
वो थिंग्स डोंट हैपन दैट वे। स्टेट्स इस तरह रन नहीं होती। स्टेट बेसिकली रन ऐसे होती है कि 3 pronged स्ट्रेटजी यहाँ पे इवॉल्व करनी पड़ती है, और वहां पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो कल को फिर ये काम शुरू हो जाएगा। फिर उस वक्त ये शुरू हो जाएगी जी जनाब इतने गड्डियां फड़ लो, उन्होंने धुएं आ रहे ने, या स्कूल बंद कर दो, ठीक है। मतलब चले ये तो टेम्परेरी होती चीजें, ये तो उस वक्त की चीजें हैं जब आपके ऊपर सर पे आप पे पड़ गई हो, उस वक्त आप ये चीजें करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि बिल्कुल ठीक बात है कि वो कहाँ गए, वो जो फाउंटेन्स थे वो कहाँ चले गए। फिर वो यहाँ से सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो 2-2 साल 150-150 साल पुराने दरख्त है वो तो चलो वो बड़ी मेहरबानी है बच गए ने, बाकी जो है वो क्या हमने नई प्लांटेशन वहां पे की? नहीं की, ठीक है। वहां पे बात दुरुस्त है कि अगर आप जहां पे रिगरसली, रुथलेसली, आई वुड से, इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज बट देन अगेन, रुथलेसली जब तक हम प्लांटेशन नहीं करेंगे वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो है वो इवॉल्व नहीं होगी। आप वो चीज कर नहीं रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उस पर रिसर्च करके करना पड़ता है। देखें, आप जब इस्लामाबाद में हैं, मैं जब इस्लामाबाद में हूं इस वक्त, तो इस वक्त यहाँ पे हुआ ये कि जब यहाँ पे मलबरी ट्रीज उन्होंने प्लांट कर दिए, ठीक है। मलबरी ट्री जो इसलिए प्लांट कर दिए कि जनाब वो जल्दी उग जाएगा और ग्रीनरी हो जाएगी, विदाउट रियलाइजिंग कि मलबरी ट्री यहाँ पे क्या करता है। 3-4 महीने यहाँ पे पोलन एलर्जी रहती है। आप भी उससे गुजर चुकी हैं, आप जब इस्लामाबाद में थी, हम भी गुजरते हैं वहां से। और वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं 2-3 महीने के लिए इस्लामाबाद से, बिकॉज पोलन एलर्जी काउंट इतना हाई हो जाता है कि इट्स हार्ड टू ब्रीथ। सो इसी तरह अगर हम लाहौर की बात करें, उसको स्मोक से अगर अपने फ्री करना है, तो जब तक हम 3 pronged स्ट्रेटजी नहीं इवॉल्व करेंगे, उस किस्म के दरख्त जो है वो नहीं लगाएंगे जो स्मोक को यहाँ पे नलीफाई करें या उसको कट डाउन करें या मेलो करें उन चीजों को, वो नहीं हो सकता। सो ये बात दुरुस्त है कि DHA 8 में जनाब अगर आप कह दें DHA 8 भी स्मोक है तो फैसलाबाद भी चले बॉर्डर के नाल लग गया। मैं तो फेज 3 में रहती हूँ, वहां पर भी जीना मुहाल हुआ है, वहां पर तामीराती काम भी रुका हुआ है। एक देखिए, हमने अपने आप को धोखा, राणा साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, इस तरह दिया कि ये लाहौर की सड़क, नहर वाली सड़क जब वसी होने लगी तो वहां पे कोई हजारों दरख्त काटे गए। हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया, हुकूमत ने जाके कहा कि जनाब हम जितने दरख्त काटे हैं उतने लगाएंगे, और हुकूमत ने वो 50-50, 80-80 साल के दरख्तों की जगह इतने इतने पौधे लगा दिए राणा साहब, और ऊपर से उसको काटते रहते हैं। आगे चले अनवर असद साहब मुझे ये बताएगा, वैसे जहां पे आप बाहर चली जाए ना, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, किसी भी मुल्क में आप चले जाए ना, वहां पे पुराने जो दरख्त हैं, अब तो अच्छी अच्छी मशीनरियां आ गई हैं, जी 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 जड़ों से उखाड़ के आप दूसरी जगह पे उनको प्लेस कर देते, सही प्रिजर्व करते हैं आप, सही, यू डोंट कट देम ऑफ, सही, यू डोंट डू दैट। वो ये दिस इज लाइक, ये तो ऐसी गल है कि मतलब आप तो इसको तो मतलब अगर किसी बाहर के मुल्क में शायद इसका बजट जो है ना वो एनडीएमए के पास मौजूद होगा, क्योंकि हमारे सिविल इदारों के पास तो वैसे बजट मौजूद नहीं होते। अनवर असद साहब मुझे ये बता दीजिएगा, हुकूमत इक़दाम उठा रही है, वेल एंड गुड, उठाने चाहिए, लेकिन मुझे ये बताएगा हुकूमत का बस बेबस पर ही क्यों चलता है? ज़रियाब, एक तो जब कोई मसला हमारा बिल्कुल पीक पर पहुंचता है तो फिर हमारी जो हुकूमतें हैं वो फेडरल हो या सूबाई हुकूमतें फिर उसकी तरफ तवज्जो देती हैं, और फिर होता क्या है कि फौरी आपने शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने होते हैं। तो क्या करते हैं आप, जो गरीब तबका होता है उस पर आपका बस चलता है, आप कहते हैं कि जी ये उनके कारोबार को बंद कर दिया जाए। देखिए, आपको पहले तो चाहिए ये था कि उनको कोई अल्टरनेट बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करते देते, ताकि उन्हें ये गिला शिकवा आपसे ना होता, क्योंकि वो आपकी रियाया है। दूसरी बात, वो आपके वोटर्स हैं। फिर आप देखिए कि आपको वन विंडो ऑपरेशन करना चाहिए था, जैसे यहाँ पर स्पोक पर्सन कह रहे थे कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, इदारे हैं। चलिए, जितने भी इदारे थे, अगर सनत का था, एनर्जी सेक्टर है, गाड़ियां हैं, बाकी सेक्टर थे, तो आपको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तरतीब देनी चाहिए थी कि तमाम जो इदारे हैं वो उसको वन विंडो ऑपरेशन के तहत रन करते, रिपोर्ट करते, ताकि उसका कोई असर होता। आपने किया क्या? आपने उसको कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर, और आवाम की आंखों में मैं से कहूंगा धूल झोंकने की बिल्कुल मुतरादिफ है कि आपने फौरी तौर पर ये मेजर्स लिए कि स्कूल से छुट्टियां करवा दी आपने, ठीक है, आपने ऐसे मेजर्स लिए कि जो अवाम दुश्मनी पर मबनी है। आपको पता था, आपको पता है, और ये कोई पहले दिन का मसला नहीं ना, अचानक से ये कोई ऐसी डिजीज थी जो आपके सामने आई है। तो आपको इसके लिए लॉन्ग
टर्म पॉलिसी तरकीब अनवर देनी अजीज साहब, चाहिए ये थी, बड़ी लेकिन आपने कॉमन ऐसा नहीं प्रैक्टिस किया। है कि हमारे यहाँ जब खरीफ की फसल तैयार होती है तो हम लोग देखते हैं कि फसलें काट ली जाती हैं और फिर उसके बाद फसलों को आग लगा दी जाती है, ठीक है, मतलब उसका खात्मा किया जाता है अगली फसल तैयार करने के लिए। तो इन कॉमन प्रैक्टिस से हुकूमत खुद जो है वो क्या कहते हैं आंखें बंद करके बैठी हुई है, उसे पता नहीं है कि मामला चलते कैसे हैं। देखिए, इन्हें सब मालूम है, चूंकि इनके और बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं पॉलिटिकली, उन्होंने उस तरफ देखना होता है। आप देखिए क्या ये पहली दफ़ा है कि जब फसल किसान काटता है और फिर अगली फसल के लिए आग लगा देता है? ये पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। आपने ना तो जो एग्रीकल्चर है उस पर तरक्की लाने की कोशिश की, ना ही आपने किसान को इनपार किया, ना आपने किसान को कर्जे दिए, ना आपने किसान की जो जदीद ज़रूरियात है उनको पूरा करने की कोशिश की। अच्छा चलिए, आपने स्मोक की बात की, मुझे बताइए क्या राय अम्मा हमवार करना हुकूमत के लिए मुश्किल है? आप अपनी कैंपेन के लिए लाखों करोड़ रुपए तो खर्च कर सकते हैं। क्या आपको पब्लिक को ये नहीं बताना चाहिए था कि इस स्मोक में आपको ये एहतियात करनी चाहिए? इससे बढ़कर क्या आप जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनमें ऐसे काउंटर्स नहीं लगाने चाहिए थे कि इन स्मोक से जो बीमारियां जन्म ले रही हैं उनके फौरी इलाज के लिए आपको वो काउंटर्स कायम करने चाहिए थे? देखिए, अगर आप मेजर्स लेते हैं, लीजिए, हुकूमतों का काम है, लेकिन पैरेलल आपको फिर आवाम को सहूलियात भी प्रोवाइड करनी होती हैं। आवाम को इलाज मालचे की कोई सहूलत नहीं है। आप किसी भी लाहौर के हॉस्पिटल में पंजाब के जाइए, आपको वहां पर सवाल ही नहीं पैदा होता कोई इंटरटेन करे। आप कहें मुझे स्मोक है, मेरा गला खराब है, मेरी आंखों में जलन है। ऐसे ही अनवर साहब जो आप बातें कर रहे हैं, ये लाइन में भी लगना यूं पड़ेगा। कह लीजिए कि हमारी बेबसी आप सभी के तज्जिए के बाद वहीं की वहीं पर मौजूद। मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में भी कहा और अपने सवाल में भी मैं कह रही थी, और मैं फिर जाते जाते ब्रेक की तरफ ये दोबारा बात और आना चाहूंगी कि इस वक्त लाहौर को, इस सूबे को हंगामी तौर पर एक इमरजेंसी की जरूरत है कि जिसमें हमें तयन ये करना है कि हमने कौन से इकदाम उठाने हैं और अस्पतालों में हमने इमरजेंसी नाफिज करनी है और लोगों को बचाना है। लेकिन बावजूद इसके ना तो मरीम औरंगजेब साहिबा यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद है और ना ही चीफ मिनिस्टर पंजाब यहाँ पर मौजूद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। वेलकम बैक वंस अगेन। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज कल 10 थी नहीं परसों 9 के दिन एक बड़ा ही इंप्रेसिव पावर शो किया। पॉलिटिकल पावर शो था उनका, सवाबी में बड़ा अहम जलसा था और कहा यह जा रहा था कि हुकूमत जो अपोजिशन है वो नवंबर में एक बहुत बड़ी तहरीक चलाएगी जिसका मकसद ये होगा कि बानी पीटीआई की रिहाई फौरी तौर पर उसे मुमकिन बनाया जाए। और इस बारे में अलीमीन गंडापुर साहब जिन्होंने इस जलसे से खिताब किया, उनका खिताब बड़ी अहमियत का हामिल समझा जा रहा था। उन्होंने तो ये भी कहा कि इस बार जो तहरीक चलेगी वो जो है वो फैसला कुन तहरीक होगी। लेकिन रऊफ हसन साहब को मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, उन्होंने कहा था कि हम इस जलसे में आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। अब देखा हमने कि मीडिया पर ये जलसा रिपोर्ट तो कहीं पर नहीं हुआ, लेकिन जो खबरें हम तक पहुंची उसमें कोई लाहे अमल नजर नहीं आया और यही वजह है कि फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कहा कि लाहे अमल क्या होगा वो खान साहब बताएंगे। चलें, राना मुबशिर बुखारी साहब मुझे ये बताइएगा, आपको लगता है कि ये हतमी और फैसला कुन एहतजाजी तहरीक होगी पीटीआई की जो नवंबर में शुरू की जाएगी? नवंबर में ही कहा जा रहा है कि फैसला ले लिया जाएगा। देखिए, एक चीज तो जरा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम सामने रख देते हैं, बाकी लेट द व्यूअर्स डिसाइड दिस थिंग। आगे कई मरतबा कॉल्स दी गई हैं और उसके पे बैकआउट कर लिया जाता है उससे। सो उससे जितना यहाँ पे वोटर है, सपोर्टर है पीटीआई का, वो बददिल हुआ है, डिसहार्ट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, आप बाहर निकलें, जरूर निकलें, पीसफुल आपने डेमो करना है, डेमोन्स्ट्रेशंस करने हैं, जरूर करें। लेकिन हुआ ये है कि कई पीटीआई के, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लीडरान ऐसे हैं पीटीआई के जो वहां पे मौजूद नहीं होते, ठीक है, और उनकी बड़ी वहां पे ठीक है, उसके रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, सख्तियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर हो जाते हैं। लेकिन देन अगेन जो लोग वहां पे, जिनकी वहां पे पहुंचना होता है, जिनका कहा जाता है कि वो वहां पे मौजूद होंगे, उनमें से भी आधे लोग जो होते हैं मिसिंग होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूं, पीटीआई के सब लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, अग्री कर लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं लीडरान, वो गायब हो जाते हैं। जबकि खान साहब की बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं देखूंगा जिसने जलसे या एहतजाजी तहरीक में शमूलियत इख्तियार नहीं की उसे आइंदा इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा। बावजूद इसके लीडरान घरों से बाहर नहीं निकलते। एग्जैक्टली, और यहाँ पे कई लोग आते हैं हमारे पास आके और वो कहते हैं यहाँ पे, और खुद लीडरान कहते हैं कि देखें जी, उसको भी कहा था, खान साहब ने मौजूद होना चाहिए, उसको भी कहा था, जनाब जेल के अंदर से इंस्ट्रक्शन दी थी, वो नहीं थे। अच्छा चले, ये तो एक अपनी जगह होगी बात, लेकिन जो रिहाई की बात है ना, देखें उसमें एक, आई कैन से दिस थिंग, मैं बड़े कोर्ट्स में केयरफुली वर्ड्स यूज करके मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। कुछ ममालिक के डिप्लोमेट्स जो हैं, कुछ ममालिक के
डिप्लोमेट्स जो हैं वो ज़रूर कह रहे हैं हुकूमत से कि जनाब आप इनको जेल में से, अडियाला जेल में से निकाल दें। अच्छा। अडियाला जेल में से निकाल के बेशक इनको जमान पार्क रख दें, नजरबंद कर दें, जनाब हाँ। बनीगाला में शिफ्ट कर दें, लेकिन यहां से निकाल दें, उसको वहां पे डिटेन बेशक कर दें। लेकिन ये प्रेशर जो है ये माउंट कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन ये जरूर मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि इस किस्म की बातें उन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स को, गवर्नमेंट के अंदर जो मौजूद है लोग, उन तक कन्वे जरूर ठीक है। अब इसका फैसला, हतमी फैसला कब होगा कब नहीं होगा, वी हैव येट टू सी दैट। चलें, इसका जवाब रिजवान साहब से लेते हैं। रज़ी साहब, ये जो डिप्लोमेट्स जो भी कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये विद इन द नवंबर हो जाएगा या आप इसके बाद देख रहे हैं इसके कुछ नताइज? देखिए, राना साहब जो हैं वो माशाल्लाह जब अखबार में थे तब इनकी खबर जो थी उसका कोई डिनाइल नहीं होता था, तो अब तो हम जुर्रत नहीं कर सकते। मैंने भी इसलिए ये तरदीद नहीं की और क्यों का उनसर नहीं लगाया। जी जी, राना साहब की खबर के साथ मैं अपनी खबर जो है वो एक जोड़ना चाह रहा हूं, अगर वो इजाजत दे तो। वो ये है कि पीटीआई के कुछ लीडर्स ने जिनको पाकिस्तान के अंदर मौजूद क़यादत ने ओन नहीं किया, वो ये कहा कि जो अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं उनके नतीजे के अंदर पाकिस्तान में भी तब्दीली आएगी, यानी कि उनके पार्टी के रहनुमा रिहा हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास इत्तला है कि एक नॉन पॉलिटिकल बंदे को, जिसका कि पीटीआई से ना कोई ताल्लुक है ना कुछ है, ना वो उसके किसी सेटअप का हिस्सा है, उनकी मुलाकात हुई ट्रंप जूनियर से, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो साहबजादे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। तो आगे से उनको कहा गया कि जनवरी तक आप इंतजार कीजिए, जब तक कि हमारी हुकूमत फॉर्म हो और फॉरेन ऑफिस को चलाने के लिए जो भी हमारी एडवाइजरी कमेटी बनेगी उसके बाद हम आपके साथ कुछ कमिट कर सकेंगे या उसके बाद हम कुछ कर सकेंगे। अच्छा, अब जाहिर है कि वो जो एकदम हाइप क्रिएट की गई हुई थी पीटीआई की तरफ से कि ये हो जाएगा, उसको थोड़ा सा अल्टरनेट देना है ना। अच्छा रज़ी साहब, थोड़ी सी जान के मान पाऊं तो मुझे ये बता दीजिए, उसमें भी चंद लोगों ने इस हाइप को जनरेट किया। हाँ। अगर आप लीडरशिप की बात करें, वो इसको ओन नहीं कर रही, उनकी अपनी हमशीरा भी इसको ओन नहीं कर रही। हाँ। बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा ना कि चंद लोगों ने ये जो, और पाकिस्तान के अंदर मौजूद चंद लोगों ने और बैरून मुल्क से कुछ लोगों ने। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी 10 साल के बाद बैरूनी दौरे पे गए हैं, इंग्लैंड के दौरे के ऊपर। पहले वो उन्होंने कुछ जर्नलिस्टों को बताया कि वो इसलिए नहीं जाते थे कि पीटीआई के लोग उनके ऊपर आवाजें कसते थे, तो अब वो ज़ाहिर है उनके ताल्लुकात बहाल हो गए हैं, तो वो भी चले गए हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए पार्टी को एक्टिव रखने के लिए, कारकुन को आर्गुमेंट से मुसल्ला रखने के लिए उन्होंने जो ये अल्टरनेटिव लिया है कि जी हम सड़क पे आ रहे हैं। देखिए पिछली दफा तो गंडापुर साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि पिछली दफा तो 12 जिले पार करके वापस पहुंचे, तो इस दफा कितने जिले पार करने चाहिए। मेरा मतलब है कि भाई आप जो हैं, आपका रिकॉर्ड इस हवाले से अच्छा नहीं है। आप जो है कारकुन को चाइना चौक में छोड़ के चले गए थे वापस। अभी तक खान साहब उन पर एतमाद करते हैं। चलिए, पॉइंट आपका आ गया। अनवर रज़ा साहब, मैंने आपसे खबर लेनी है, तज्जिया भी लेना है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद होते। कहा यह गया था कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की बुनियाद डाली जाएगी, पीटीआई की तरफ से ऐसी कुछ बातें आ रही थी। क्या मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब में जेयूआई इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा हो सकती है? ज़रियाब, जेयूआई जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सड़कों पर ना लाने के लिए तो एक्टिव हो सकती है। अच्छा। ये उनके जिम्मे है। हाँ, वो उनको सड़कों पर नहीं लाएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। अच्छा। ठीक है। और रही बात, अगर आपने तहरीक को कामयाब बनाना है, हाँ। तो मैं वैसे सोचता हूँ ज़रियाब, अगर आप मुझे बात करने दीजिए कि मैं ना आज कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे कोई बात इधर उधर चली जाए। अब मौलाना फजल रहमान साहब की बात आपने करवा दी, वो गिला मेरी तरफ आएगा। चलिए खैर। अच्छा, बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हकीकी मायनों में इस तहरीक को कामयाब बनाना है, तो फिर बुशरा बीबी को या इमरान खान साहब की बहनों को आगे आना पड़ेगा। देखिए, अदरवाइज ये तहरीक कामयाब नहीं होगी। एक बात, क्योंकि उनके साथ ना तो मौलाना फजल रहमान है, सड़कों पर उन्होंने खुद आना है। और दूसरी बात देखिए, इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं सड़कों पर, वो किसी शख्सियत को देखकर। अब तक की जितनी भी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मरहून मिन्नत है बानी पीटीआई के। वो पीटीआई के बानी को सहारा दिए हुए नहीं है, बल्कि बानी पीटीआई की वजह से वो लोग पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, वो अदालतों में अपने बड़े बड़े केसेस, इन केसेस की वजह से पॉपुलर लीडरशिप बन चुके हैं वकला की, वो भी इमरान खान की मरहून मिन्नत है। यही वजह है कि बैंगन, कुर्सी, चिमटे को वोट पड़ गए थे, उन शख्सियात को वोट नहीं पड़े थे। जी।
नहीं पड़े थे। आप जरा गौर कीजिए कि अगर तहरीक को, मैं फिर कह रहा हूं कि वाकई इन्होंने कामयाब बनाना है, तो फिर बानी पीटीआई की अहलिया या उनकी जो बहनें हैं वो अगर तहरीक को लीड करेंगी तो फिर ये तहरीक कामयाब भी होगी। अदरवाइज फिर ये चूचू का मुरब्बा होगा, फिर इसी तरह दावे किए जाएंगे अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, और एक सॉफ्ट सा मैसेज गौहर साहब की तरफ से आ जाएगा कि हम पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ेंगे, सलमान अकरम राजा साहब कहेंगे हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, और अली अमीन गंडासा पकड़े उन कहेंगे मैं पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। फिर सिर्फ मैंने आपको पहले बताया था ये जलसे जुलूस तो करते रहेंगे, लेकिन बेमानी तहरीक होगी, उसका बानी पीटीआई को फायदा नहीं होगा। लेकिन कुछ शख्सियात जो हैं शायद उनकी जात को इसका फायदा हो, लेकिन बतौर जमात और बतौर बानी पीटीआई वो शायद इसी तरह रहेंगे। और जहां तक आपने बात की, मुझे तो कम से कम जनवरी और फरवरी के अंदर तक भी बानी पीटीआई के जो मामला हैं वो हल होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि ये मामला जब हल होगा तो बिल्कुल वो बुशरा बीबी करेंगी और बानी पीटीआई को पता होगा और फैसला साज ये फैसला करेंगे। चलें अनवर रज़ा साहब, हमारे इस सेगमेंट का जो लुब्बे लुबाब निकला है वो निकला राना मुबशिर साहब की तरफ से कि डिप्लोमेट्स जो हैं वो कन्वे कर रहे हैं मैसेज। रजी साहब ने कहा कि तकिया, सर मेरे पास मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ जाना है, क्विकली। रजी साहब ने कहा कि ये बात दुरुस्त है लेकिन तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, जबकि अनवर साहब ने नया कटा खोला, वो कह रहे हैं जनवरी फरवरी तक भी ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवेज एक ब्रेक लेते हैं, जो आप कहना चाहते हैं मैं ब्रेक के बाद आके सुनती हूँ। स्टे ट्यून्ड, पब्लिक ओपिनियन। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, सऊदी अरब में मुश्तरका अरब इस्लामिक सरबराह इजलास जारी है, जिससे अभी कुछ पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी खिताब किया है, और अपने खिताब में उन्होंने चंद जो अहम बातें की उसका हवाला मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि इसराइल पर हथियारों की जो सप्लाई है उस पर पाबंदी लगनी चाहिए, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो इमदाद की बंदिश को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। खिताब में उन्होंने ये भी कहा कि निहत्ते फ़लस्तीनियों को बिला तातुल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाना होगी। गजा पर इसराइल जाहिरियत की तमाम हदें पार कर चुका है। ये कुछ उनके खिताब के रक्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अनवर रज़ा साहब, मैं सबसे पहले आपसे इस मामले पर टेक लेना चाहूंगी। हमने अभी तक देखा है जितने भी सिलसिले में इजलास हो रहे हैं गजा में अमन के हवाले से, उस पर कुल वक्ती यूं कह लीजिए कि बयानात सामने आते हैं, लेकिन अमली तौर पर हमें कुछ नजर नहीं आता। तो क्या हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं अब वो डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद क्या उस तरफ देख रहे हैं, या खुद से भी वाकई कोई कोशिश करेंगे, कोई इजलास का स्ट्रॉन्ग एलामिया मंजर आम पर आएगा? इसके इस्लामी सरबराही जो ममालिक की कॉन्फ्रेंस है, इसमें सिर्फ ये सरबराहान इकट्ठे होकर बैठकर गुफ्तगू शनीद तो कर सकते हैं, इनके इलामे का या इनकी गुफ्तगू का कोई हासिल नहीं। आप देखिए कि गजा में जो इसराइल ने अचीव करना था वो कर चुका है। उन्होंने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर दी, फलस्तीन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था तबाह कर दिया। अब आप इसको दो रियासती हल की तरफ जाएं या जंग बंदी करें तो कुछ भी नहीं होगा। देखिए ट्रंप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, वो इसकी जंग बंदी करवा देंगे, लेकिन आप एक तरफ ये तो देखिए कि इस्लामी ममालिक की बेबसी या बेबसी के अब तक गजा में जो कुछ हो चुका है क्या वो वापिस आ सकता है? इंसानी जानों का ज़िया कतन पूरा नहीं हो सकता। इसराइल ने नस्ल कुशी करनी थी और उन्होंने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर दी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। आप दो रियासती हल की तरफ जाएं, जंग बंदी की तरफ जाए। मैं समझता हूं ये जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है बिल्कुल बेसूद है, इसका कोई हल नहीं। सिर्फ इन लोगों ने इकट्ठा होना था, बैठना था, शायद यही वजह थी। अदरवाइज मुझे इसकी तरफ कोई फ्रूटफुल हल नजर नहीं आता, और ना ही इसराइल इनके इलामिया की तरफ जा सकता है। अगर इसराइल को कोई रोक सकता है जंग बंदी को, तो वो सिर्फ इस वक्त अमेरिकी सदर जो है वो जंग बंदी की तरफ जा सकते हैं, और वो इस हैसियत में है कि वो जंग बंदी करवा सकते हैं। और मैं समझता हूं शायद अब इसराइल भी चाहेगा कि जंग बंदी करवा दी जाए, क्योंकि उन्होंने, मैं फिर बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं, जो उन्होंने अचीव करना था वो उन्होंने अचीव कर चुके हैं। ठीक है राना मुबशिर साहब, कुछ खबरें आज भी गर्दिश कर रही थी कि अभी तक सदर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ है, और बिलखुसूस गजा के मामले पर ही सबकी निगाह है, क्योंकि उन्होंने अपने कैंपेन्स में भी कहा था कि वो चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता का अमन एक बार फिर से वापस लौटे। अनवर रज़ा साहब की बात सबकी हद तक अग्री करेंगे। उन्होंने कहा कि जो अचीवमेंट थी उसकी इसराइल की वो हासिल कर चुका है। देखिए, आप पूरी कैंपेन उठा के देख लें ट्रंप की, उसमें उसने पुतिन के खिलाफ, ट्रंप ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया पुतिन के खिलाफ, ठीक है, और उसने कोई उसको क्रिटिसाइज पुतिन को नहीं किया। देयर आर रीजंस फॉर दैट। रीजंस ये हैं कि पुतिन के साथ ट्रंप के बहुत अच्छे मरासिम है, लेट मी पुट इट दिस वे। और सबसे पहला काम जो ट्रंप करेंगे, जो मेरी एनालिसिस है, वो सबसे पहला काम ये करेंगे कि वंस ही इज इन द ऑफिस, जब जनवरी में ऑफिस में बैठेंगे वो, तो सबसे पहला काम वो यूक्रेन की जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया के साथ, उसको सॉर्ट आउट करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज
کہ یہ جو وائنڈ اپ ہوگا کانفلکٹ بٹوین رشیا اینڈ یوکرین وہ کس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہوگا. آئی پرسنلی تھنک پیوٹن کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ یہ ساری چیزیں وائنڈ اپ ہوں گی, یہ کانفلکٹ جو ہے وائنڈ اپ ہوگا, لیکن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہوں گی وہ پیوٹن کی ہوں گی, اور اس پہ آئی وڈ سے کہ 90% جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے یا 90% جو پیوٹن نے لے ڈاؤن کیے ہوں گی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس کو فالو کیا جائے گا. ٹھیک. رضوان صاحب اگری جو کہ ابھی فرمایا مبشر صاحب نے, انہوں نے کہا کہ پیوٹن کے ساتھ بڑے اچھے مراسم ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے. سر مراسم تو ان کے ایم بی ایس کے ساتھ بھی بہت اچھے, اور ایم بی ایس چونکہ لیڈ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کو تو خطے کا سکون بھی چاہیں گے وہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ غزہ والا معاملہ ان کے پرائیورٹی لسٹ میں کہاں پر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہ جو آپ نے فکرہ کہا نا کہ ایم بی ایس کے بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, میرا خیال یہ ہے کہ اپنا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو پولیٹیکل سپورٹ کی مڈل ایسٹ سے ضرورت ہوگی, یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے عرب اسلامک سربراہ کانفرنس, یہ اس کی تیاری ہے. جو پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوگی اس کو مختلف حکومتوں کی طرف سے اس ملک میں سے, یہ اس کے لیے گراؤنڈ ورک تیار کیا گیا. لیکن آپ نے جیسے فرمایا کہ وہاں پہ جو ہمارے وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے اور باقی جو نکات آپ نے کہے وہ اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند کرنا ہوگی. تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں ہتھیاروں کی سپلائی کار کون رہا ہے؟ رانا صاحب بتا سکتے ہیں. میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو ترکی بھی آیا ہوا ہے اور وہاں پہ تو اور بھی بہت سارے, تو اسرائیل کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ممالک میں ہتھیاروں کی سپلائی کار کون رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ بات کہنا پڑ گئی. میں بہرحال نا تھوڑا سا اپنا انور بھائی کی بات سے جزوی طور پہ اختلاف کرتے ہوئے, میری فلسطینیوں سے جس فورم کے اوپر بھی, اور خاص طور پہ جو حماس کی قیادت ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جو 7 اگست کو شروع ہوا تھا نا یہ قتل و غارت گری, وہ کہتے ہیں وہ اس وقت شروع نہیں ہوئی تھی, یہ پہلے سے جاری تھی. یہ روزانہ 8-10 فلسطینی مارتے تھے اور دنیا اس کو کچھ بھی نہیں کہتی تھی. یہ تو ہزاروں کی تعداد میں تو اب آپ کے نوٹس میں آیا ہے نا, یہ اتنے ہی لوگ اس سے پہلے یہ قتل کر چکے ہوئے ہیں. تو یہ جاری, اچھا ہوا یہ آ گیا. ہم نے لا کے جانے اگر اور بھی دے کے تو ہماری ریاست مل جاتی ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہوگی. وہ ابھی بھی اس حوصلے میں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ وہ میدان عمل میں ہیں اور وہ مر رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, تو ٹھیک ہے بھائی, ان کا اپنا فیصلہ ہے, ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. انور صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے مجھے بتائیے کہ کیا یہ نسل کشی والا معاملہ جو ہے, پہلے تو ٹھیک ہے 8-10 لوگ روز مارتے تھے, اب تو دیکھے نا کہ آپ نے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. آپ اس سے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ جو اسلامی سربراہی یہ کانفرنس ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 50 سے زیادہ ممالک کے لوگ ہیں, انہوں نے کیا کر لینا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ امریکہ دے رہا ہے نا اسرائیل کو سارا اسلحہ دے رہا ہے, وہاں پہ بحری بیڑے دے رہا ہے, ساری اس کو لاجسٹک سپورٹ وہ فراہم کر رہا ہے. تو کیا آپ کو امریکہ سے مطالبہ کرنا چاہیے ہمارے پرائم منسٹر کو بھی, کیا اتنی جرت ہمت ہے ان ممالک کے سربراہان میں سے کسی کی؟ اور دوسری بات یہ بات آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بات بالکل آپ کی درست ہے. ہمارے تو اپنے مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو رہے. ہم اپنے مسائل کی موجودگی میں یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم وہاں پر اپنا سخت سٹیٹمنٹ دیں, اور اس سٹیٹمنٹ کا آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب آپ غلام ہیں, جب آپ مانگتے ہیں, تو پھر آپ کی اپنی آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہوتی. ٹھیک. رانا مبشر صاحب, میرے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں, یور فائنل ٹیک آن دس. دیکھیں جتنی ڈونر ایجنسیز ہیں اور جتنی لینڈنگ ایجنسیز ہیں, ان کے جو سٹرنگز ہیں وہ امریکہ سے آپریٹ ہوتے ہیں, وہاں سے ان کو کھینچا جاتا ہے یا اس کو اندر ڈھیل دی جاتی ہے. سو آپ جو ہے, ہم لوگ اگر یہ کہیں کہ جناب ہم وی کین میک لائک آر اون ڈیسیژنز, اٹس ناٹ ہیپننگ. ریالٹی چیک یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کے گھر میں دانے نہیں ہوں گے اور آپ کسی اور پہ کاؤنٹ کر رہے ہوں گے, کسی اور پہ ریلائے کر رہے ہوں گے, آپ اپنے ڈیسیژن سارے کے سارے خود نہیں لے سکتے. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے. جو کچھ یہاں پہ غزہ میں ہوا ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے اس کو. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دا پوائنٹ از کہ کتنے اسلامی ممالک ایسے ہیں, یہ بھی ایک ریالٹی ہے, کتنے اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ واچ کیا ہے. ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا, ان کا اپنا انٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اور جب انہوں نے تسلیم کیا تو ان کے ڈیفینیٹلی پلس پوائنٹس بھی ہیں.
सो हर बंदा, हर स्टेट अपने इंटरेस्ट को पहले सामने रखता है, फिर वो डिसीजंस लेता है और फिर जाके जनाब वो आगे चलता है सारी चीजों को लेके। ये कलेक्टिवली जो बात है ना कि जनाब कलेक्टिवली सारी जो मुमालिक है या इस्लामी मुमालिक है वो मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे, आई डोंट सी दैट हैपनिंग, क्योंकि हर इंटरेस्ट जो है अपने मुल्क का, अपने कंट्री का वो प्रायोरिटी रखता है और अपने इंटरेस्ट को पहले प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है राना मुबशीर साहब, पॉइंट आपका आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो मुमालिक जो चुका है है। उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया हुआ है और उसके समरात भी उनको मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना मुबशीर साहब, रिजवान रज़ी साहब, अनवर रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जाते जाते मैं फिर से ये बात कहूंगी, हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है कि एक तरफ तो इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम यहाँ पर बैठकर हालात हाज़िरा को देखकर ही ये तज्जिया पेश कर रहे हैं कि इस सरबराही कॉन्फ्रेंस का कुछ कटी कटा नहीं निकलेगा, कुछ नताइज इसके मौसूल नहीं होंगे। वो इसलिए क्योंकि हम भी अभी भी अमेरिका की तरफ ही देख रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के दौरान बयान दिए हैं वो कब जाके हकीकत का रूप धारेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।